पापाकोस्टा नाम की वह महान शोधकर्ता बहुत ही नवीन खुदाई कर रही है। उसे सिकंदर महान के समय की बहुत सी कलाकृतियां मिल रही हैं। यह वाकई रोमांचक है। 2 सहस्राब्दियों तक सिकंदर के विश्राम स्थल को एक मिथक मानकर भुला दिया गया। उसकी कब्र एक ऐसे शहर की परतों के नीचे दबी रही जो अपने अतीत पर लगातार निर्माण करता रहा। लेकिन फिर आधुनिक अलेक्जेंड्रिया की गलियों के बहुत नीचे एक विशाल ताबूत मिला, और जब वैज्ञानिकों ने इसे खोला तो उन्हें जो दिखा वह महज अजीब नहीं था, बल्कि बेहद परेशान करने वाला था। क्या यह रहस्य का अंत था या किसी और भी भयावह घटना की शुरुआत? एक छिपी हुई जानकारी अब एक ऐसा सवाल खड़ा कर रही है जिसका सामना करने के लिए शायद दुनिया अभी तैयार न हो। वैज्ञानिकों ने आखिरकार सिकंदर महान की कब्र खोल दी, और यह अच्छी खबर नहीं है। आधुनिक युग की खोज। जुलाई 2018 की शुरुआत में एलेक्जेंड्रिया में अल कर्मेली स्ट्रीट पर खुदाई कर रहे निर्माण श्रमिकों को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वे व्यस्त सिद्दी गैबर जिले में एक खाई की सफाई का काम कर रहे थे। तभी अचानक उनकी मशीन चूना पत्थर से भी अधिक कठोर किसी चीज से टकरा गई। जिस चीज से वे टकराए थे वह मलबा नहीं था, वह एक विशाल काले ग्रेनाइट के ताबूत का ढक्कन था। यह कोई साधारण कब्रगाह नहीं थी। यह लगभग 9 फीट लंबी, 5 फीट से थोड़ी अधिक चौड़ी, लगभग 6 फीट ऊंची थी, और इसका वजन लगभग 30 टन था। यह सड़क तल से 16 फीट नीचे उस भूमि में पाई गई थी जो कभी प्राचीन टॉलेमिक अलेक्जेंड्रिया का हिस्सा थी। स्थानीय निरीक्षकों ने इसे देखते ही सब कुछ रोक दिया और मिस्र की सर्वोच्च पुरातत्व परिषद को बुलाया। उनके मापों ने वही पुष्टि की जिसकी सभी को उम्मीद थी। यह शहर में अब तक पाया गया सबसे बड़ा अछूता ताबूत था। देखते ही देखते दुनिया भर की सुर्खियों में हलचल मच गई। लोग पूछने लगे कि क्या आखिरकार वही मिल गया है? क्या सिकंदर महान की लंबे समय से खोई हुई कब्र मिल गई है? यह सिद्धांत तर्कसंगत लग रहा था। एक विशाल सीलबंद ताबूत ठीक उस जगह के पास जहां कभी शाही इलाका हुआ करता था, जहां कभी सिकंदर का मकबरा था। लेकिन पुरातत्वविदों ने तुरंत चेतावनी दी कि ज्यादा उत्साहित न हो। अलेक्जेंड्रिया की नम और खिसकने वाली मिट्टी अक्सर चीजों को उनके मूल स्थान से बहुत दूर ले जाती है। जनता को शांत और उत्सुक बनाए रखने के लिए मिस्र के अधिकारियों ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने 19 जुलाई 2018 को सार्वजनिक उद्घाटन का कार्यक्रम निर्धारित किया और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण किया। जब अंततः एक क्रेन ने पत्थर का ढक्कन उठाया तो सबसे पहले जो निकला वह खजाना नहीं था। दुर्गंध की एक ऐसी लहर उठी कि कुछ लोगों को उल्टी आने लगी। यह बदबू सदियों से रिस रहे भूजल और सीवेज के कारण थी, और उस लाल भूरे कीचड़ के अंदर 3 कंकाल दिखने लगे, 2 पुरुष और एक महिला। न तो सोने के मुखौटे थे, न ही पत्थर पर खुदे हुए शाही नाम, न ही सत्ता के प्रतीक। बस सोने की पत्ती के टुकड़े, लिनेन के टुकड़े और टूटे हुए मिट्टी के बर्तन। हड्डियों ने जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। एक आदमी की खोपड़ी पर तारे के आकार का फ्रैक्चर था, मानो उसे चाकू मारा गया हो या तीर से घायल किया गया हो। महिला की खोपड़ी में ट्रेपनेशन नामक एक पुरानी शल्य प्रक्रिया का छेद था, जिसमें खोपड़ी के एक हिस्से को काटकर खोला जाता है और फिर भी व्यक्ति बच जाता है। प्राचीन मिस्र में इस प्रकार की सर्जरी इतनी दुर्लभ थी कि इसके 1 दर्जन से भी कम उदाहरण अब तक दर्ज किए गए हैं। अवशेषों को तुरंत अलेक्जेंड्रिया राष्ट्रीय संग्रहालय में ले जाया गया, जहां वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन मशीनों का उपयोग करके प्रत्येक कंकाल की जांच शुरू की। ये स्कैन 2024 में स्मिथसोनियन के नेतृत्व वाली एक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। उन्होंने चोटों की पुष्टि की
और पीड़ित के दांतों में छोटे छोटे विकास वलय पाए। ये वलय एक और भी महत्वपूर्ण चीज, रासायनिक परीक्षण की कुंजी बन गए। इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप मई 2024 में मिस्र में अमेरिकी अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित एक प्रमुख पुरातत्व सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण खोज हुई। अलेक्जेंड्रिया विश्वविद्यालय की एक शोध टीम ने कंकालों से प्राप्त स्ट्रोंटियम आइसोटोप के परिणाम प्रस्तुत किए। ये आइसोटोप, जो रासायनिक फिंगरप्रिंट की तरह कार्य करते हैं, पास के झील तल से लिए गए नील डेल्टा के पानी के 7500 साल पुराने नमूनों से मेल खाते हैं। तीनों परिणाम स्थानीय डेल्टा सीमा के भीतर ही सटीक रूप से पाए गए। इसका मतलब यह था कि ताबूत में दफन तीनों लोगों में से कोई भी मैसेडोनिया में पला बढ़ा नहीं था, जहां से सिकंदर आया था। उन्होंने अपना बचपन मिस्र में बिताया था, और इससे यह सिद्धांत लगभग खारिज हो गया कि ताबूत में सिकंदर था। हड्डियां स्थानीय लोगों की थीं, न कि ग्रीक पर्वतमाला के किसी शाही परिवार की। अन्य प्रयोगशाला परिणामों ने भी इसकी पुष्टि की। कार्बन डेटिंग से पता चला कि हड्डियां टॉलेमिक काल के उत्तरार्ध या रोमन काल के आरंभिक काल की थीं, जो सिकंदर की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद का समय है। वैज्ञानिकों को शाही परिवारों पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली किसी भी प्रकार की सामग्री का कोई निशान नहीं मिला। डीएनए विश्लेषण, जो अभी भी जारी है, से पता चलता है कि दोनों पुरुष भाई हो सकते हैं, जबकि महिला का उनसे कोई संबंध नहीं था। संभवतः वह उनकी पत्नी थी। ताबूत में मिले छोटे छोटे सोने के टुकड़े भी सैन्य पदक नहीं निकले, बल्कि साधारण अंत्येष्टि चिन्ह थे जो आम लोगों के अंतिम संस्कार के लिए बनाए जाते थे। तो फिर आम लोगों के लिए इतना विशाल ग्रेनाइट का ताबूत क्यों? इसका जवाब शायद बारीकियों में छिपा है। दीवारों पर औजारों के निशान बताते हैं कि मूल गुफा को एक से अधिक शवों को रखने के लिए चौड़ा किया गया था। संभवतः कम लागत पर एक उच्च गुणवत्ता वाले ताबूत का पुनः उपयोग किया गया था। और स्थान ने एक और सुराग दिया। यह स्थल एक प्राचीन कब्रिस्तान के ठीक किनारे पर स्थित है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आवासीय क्षेत्र में बदल दिया गया था। प्राचीन काल में वह इलाका धनी व्यापारियों या नौसेना अधिकारियों के लिए किफायती था, जो भव्य वस्तुओं पर खर्च करने में सक्षम थे, भले ही वे शाही परिवार से न हों। 2024 के अंत तक मिस्र के पर्यटन और पुरातत्व मंत्रालय ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। सिदी गैबर से मिला विशाल काला ताबूत वास्तव में एक उल्लेखनीय खोज थी, लेकिन इसका सिकंदर महान से कोई संबंध नहीं था। संभवतः इसमें एक धनी स्थानीय परिवार दफन था, जिसका शायद कुछ सैन्य पृष्ठभूमि भी रही हो, जो ईसा पूर्व 100 से 50 ईस्वी के बीच कभी जीवित रहा और मर गया। अंदर मौजूद वह लाल रंग का दलदली तरल पदार्थ कोई अभिशाप या प्राचीन अमृत नहीं, बल्कि सदियों से जमा हुआ दूषित जल था। और ढक्कन इतने समय तक बंद ही रहा क्योंकि किसी ने भी पार्किंग स्थल के नीचे दबी एक साधारण बिना निशान वाली कब्र को लूटने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हालांकि यह ताबूत सिकंदर का नहीं था, फिर भी इसने वैश्विक स्तर पर ऐसी जिज्ञासा जगाई जो किसी प्रेस विज्ञप्ति से भी संभव नहीं हो पाई थी। लाइव स्ट्रीम के बाद के हफ्तों में सिकंदर के मकबरे के लिए ऑनलाइन खोज 10 वर्षों में सबसे अधिक रही। मिस्र के पुरातत्व विभाग के बजट में भी वृद्धि हुई। पेरिस से पर्थ तक दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से आसपास के क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए परमिट के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर यह सिकंदर का मकबरा नहीं था, तो उसका असली विश्राम स्थल कहां है? इसका जवाब जानने के लिए हमें 2000 साल से भी अधिक पीछे जाना होगा, उस समय में जब उसका दफन स्थल न केवल ज्ञात था,
बल्कि सम्राटों द्वारा भी दौरा किया जाता था। सिकंदर महान के मकबरे का गायब होना। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु के लगभग 600 वर्षों बाद तक पर्याप्त राजनीतिक प्रभाव और उचित सुरक्षा दल वाला कोई भी व्यक्ति सीधे उसकी समाधि में प्रवेश कर सकता था और उस महान व्यक्ति के पार्थिव शरीर को देख सकता था जिसने कभी एड्रियाटिक सागर से लेकर सिंधु नदी तक के क्षेत्र पर शासन किया था। प्रारंभिक वृत्तांतों के अनुसार उसके पार्थिव शरीर को सर्वप्रथम फिरौन की राजधानी मेम्फिस में दफनाया गया था, लेकिन 40 वर्ष से भी कम समय बाद उसे एक नए शहर अलेक्जेंड्रिया के केंद्र में स्थित संगमरमर से निर्मित स्मारक में पुनः दफनाया गया। यह कदम, जो 290 ईसा पूर्व से पहले पूरा हुआ था, सिकंदर के सार्वजनिक धार्मिक केंद्र को ऊपरी मिस्र से तटवर्ती क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया। तब से अलेक्जेंड्रिया केवल एक शहर नहीं रह गया, यह एक पवित्र स्थान बन गया और वैधता चाहने वाले प्रत्येक सम्राट ने यह सुनिश्चित किया कि यह उनकी सूची में शामिल हो। रोमन स्रोतों से हमें पता चलता है कि सिकंदर का मकबरा एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। जब जूलियस सीजर 48 ईसा पूर्व में मिस्र पहुंचा, तो कहा जाता है कि सिकंदर का संरक्षित चेहरा देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। और यह अजीब बात थी, क्योंकि सीजर अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रसिद्ध नहीं था। ऑगस्टस 18 वर्ष बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा को हराने के तुरंत बाद आया और उसने स्वयं ताबूत खोलने पर जोर दिया। लेकिन इस दौरान उसने अनाड़ीपन से सिकंदर की नाक का अगला हिस्सा तोड़ दिया। बाद में सम्राट कैलिगुला ने उस कवच को स्मृति चिन्ह के रूप में ले लिया। काराकल्ला फूल लेकर आई। क्षति की आशंका से चिंतित सेप्टिमियस सेवेरस ने मकबरे को सील करने का आदेश दिया, लेकिन केवल भीतरी कक्ष को। बाहरी गलियारे आगंतुकों के लिए खुले रहे। 3री शताब्दी तक, जब इतिहासकार डियो कैसियस ने रोमन इतिहास लिखना समाप्त किया, तब भी यह मकबरा लाल सागर से कोलोसियम तक शाही दर्शनीय स्थल की यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक अनिवार्य दर्शनीय स्थल था। फिर अचानक अभिलेखों में सन्नाटा छा गया। 4ठी शताब्दी के आरंभ के बाद एक भी ऐसा दस्तावेज, पत्र, यात्रा वृत्तांत कुछ भी नहीं बचा है जिसमें मकबरे या शव को देखने का उल्लेख हो। पुरातत्वविदों का मानना है कि इस घटना के घटित होने के पीछे 4 कारण एक साथ हो सकते हैं। पहला, प्रकृति का प्रकोप। 4ठी शताब्दी के दौरान नील डेल्टा में लगातार कई भूकंप आए। सबसे भीषण सुनामी 21 जुलाई 365 ईस्वी को भोर के ठीक बाद आई। यह क्रीट के पास समुद्र में आए एक शक्तिशाली भूकंप के कारण उत्पन्न हुई, जिसकी तीव्रता लगभग 8 थी। इससे उत्पन्न सुनामी ने अलेक्जेंड्रिया के बंदरगाह को तहस नहस कर दिया, जहाजों को इमारतों से टकरा दिया, गोदामों को नष्ट कर दिया और हजारों लोगों को डुबो दिया। बाद में लिए गए तलछट नमूनों से पता चलता है कि लहर ने समुद्री रेत को लगभग आधा मील अंदर तक धकेल दिया था। भूकंप रुक नहीं रहे थे। दशकों तक भूकंप के बाद के झटके शहर को हिलाते रहे। खंभे गिर गए, नींव में दरारें आ गईं और स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए बढ़ता भूजल स्तर पहले से ही कई पुरानी इमारतों को कमजोर कर रहा था। फिर धार्मिक परिवर्तन आया। 391 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने सभी सार्वजनिक मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। मंदिरों को निर्माण सामग्री के लिए तोड़ दिया गया या दफनाकर भुला दिया गया। कभी सम्मानित रहा यह मकबरा अब एक समस्या बन गया था, क्योंकि यह बहुत ही मूर्ति पूजक था
और ईसाई शासन की बढ़ती लहर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था और अंत में साधारण निर्माण का मामला था। जैसे जैसे शहर का बार बार पुनर्निर्माण होता रहा, पुराने खंडहरों को समतल किया गया, नई सड़कें बनाई गईं और मिट्टी और मलबे की और परतें जमा होती गईं। आज अलेक्जेंड्रिया का मुख्य शहर प्राचीन काल के शहर से 16 फीट से भी अधिक ऊपर स्थित है। शहर के पुराने हिस्से सदियों से जमा मलबे, तूफानी जमाव और लैंडफिल के नीचे दबे हुए हैं, ठीक वैसे ही जैसे समय के साथ दलदल जंगल को ढक लेता है। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोध ने इसका विस्तृत अध्ययन किया है। उन्होंने 320 से 1303 के बीच अलेक्जेंड्रिया में आए 23 बड़े भूकंपों की पहचान की। फरवरी 2025 में किए गए एक अध्ययन में उनकी टीम ने यह भी पाया कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध से तटरेखा लगभग 11.12 फीट प्रति वर्ष की दर से सिकुड़ रही है। यह एक गंभीर बात है। जैसे जैसे जमीन धंसती जा रही है और समुद्र का पानी बढ़ता जा रहा है, पूरे मोहल्ले ढहने लगे हैं। रॉयटर्स ने बताया कि 2025 की गर्मियों में ही अलेक्जेंड्रिया के कॉर्निश के किनारे बनी 4 अपार्टमेंट इमारतें इसी वजह से ढह गईं। तो ऐसे में उस सब के नीचे दबे शाही मकबरे का क्या होता है? असल में वह सबके सामने होते हुए भी छिप जाता है। मिस्र के पुरातत्व विभाग और हेलेनिक अनुसंधान संस्थान के नेतृत्व में एक टीम ने सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रहों का उपयोग करते हुए और जमीन में घुसने वाले रडार स्लेज को खींचकर 3 खुदाई सत्रों में हर खुले भूभाग की छानबीन की। मार्च 2025 में उनकी रिपोर्ट में आधुनिक अलेक्जेंड्रिया के नीचे दबे आयताकार गड्ढों की एक श्रृंखला दिखाई दी। विशेष रूप से नबी डैनियल स्ट्रीट पर स्थित शहर के बस स्टेशन और शरिया अल हुरैया के किनारे स्थित अपार्टमेंट ब्लॉकों के एक समूह के बीच। अधिकांश विसंगतियां सतह से लगभग 20 फीट नीचे से शुरू होती हैं, जो उस स्तर से मेल खाती है जहां प्राचीन सड़कें हुआ करती थीं। लेकिन एक समस्या है, वह पूरा इलाका अब डामर, कंक्रीट या निजी घरों से ढका हुआ है। किसी के लिविंग रूम को तोड़े बिना कोई खुदाई नहीं कर सकता। यही कारण है कि मकबरे का गायब होना इतना निराशाजनक है। कब्र शायद अभी भी वहीं हो, क्षतिग्रस्त, बाढ़ग्रस्त या लूटी हुई, लेकिन कोई सबूत यह नहीं दर्शाता कि इसे कभी पूरी तरह से हटाया गया था। अधिक संभावना यह है कि शहर ने इसके ऊपर ही अपना निर्माण कर लिया। शहरी पुरातत्वविद हेलेन डी सेल्स, जिन्होंने रडार रिपोर्ट लिखने में मदद की थी, ने पिछले अप्रैल में पेरिस में आयोजित एक संगोष्ठी में सबसे सटीक बात कही थी। उनके शब्द सरल थे, हम किसी लुप्त स्मारक की खोज नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसे स्मारक की तलाश कर रहे हैं जिसे आधुनिक अलेक्जेंड्रिया ने दफना दिया है। इसे अब ढूंढने में लाखों डॉलर लगेंगे। जमीन खरीदना, गहरी खदानें खोदना, भूजल निकालना, सिर्फ इसलिए कि पत्थर की ऐसी कृतियों को खोजा जा सके जिन पर शायद अब सिकंदर का नाम भी अंकित न हो। रहस्य तब और गहरा जाता है जब आपको एक और भी विचित्र बात का पता चलता है। सिकंदर का मकबरा यूं ही गायब नहीं हो गया। असल में यह अलेक्जेंड्रिया में होना ही नहीं था, पोआ। सिकंदर महान के जीवन का अंतिम अध्याय जून 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन की एक गर्म रात में शुरू हुआ। वह केवल 32 वर्ष का था, लेकिन लगातार 12 वर्षों के क्रूर सैन्य अभियानों, निरंतर मार्च और पुराने युद्ध के घावों के कारण उसका शरीर थक चुका था। उस गर्मी में किसी चीज ने उसे बुरी तरह प्रभावित किया। उन्हें तेज बुखार और असहनीय पेट दर्द हुआ।
और धीरे धीरे उनकी चलने फिरने और बोलने की क्षमता कम होती गई। उनके सेनापति निर्देशों की प्रतीक्षा में खड़े रहे, लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई यह तय कर पाता कि अगला नेतृत्व कौन करेगा, सिकंदर का देहांत हो गया। आज पुराने अभिलेखों का अध्ययन कर रहे चिकित्सक मानते हैं कि यह संभवतः टाइफाइड या मलेरिया के घातक रूप जैसी कोई जानलेवा आंतों की बीमारी थी। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स इन मेडिसिन में 2022 में प्रकाशित एक समीक्षा में बताया गया है कि उनके लक्षण वास्तव में उन बीमारियों से कहीं अधिक मेल खाते थे जितना कि जहर देने की पुरानी अफवाहें थीं। लेकिन दरबार से प्राप्त एकमात्र आधिकारिक नोट में कहा गया है, सूर्यास्त के समय राजा अवाक रह गए। अपनी मृत्यु से बहुत पहले ही सिकंदर ने यह योजना बना ली थी कि उसे कहां दफनाया जाना चाहिए। सिवा नखलिस्तान तक रेगिस्तान पार करने की अपनी प्रसिद्ध यात्रा के बाद ज्यूस के देवदूत अमून ने उसे ईश्वर का पुत्र घोषित किया। सिकंदर ने इस बात पर पूर्ण विश्वास किया। उन्होंने फैसला किया कि उनकी समाधि उस ओरेकल के बलुआ पत्थर के मंदिर के ठीक बगल में बनाई जानी चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां मिस्र और यूनानी दोनों एक ही देवता की पूजा करते थे, बस अलग अलग नामों से। लेकिन उनकी अचानक मृत्यु ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया। उनकी पत्नी रोक्सेन गर्भवती थीं। उनके सौतेले भाई अरिडेयस गंभीर मानसिक समस्याओं से ग्रस्त थे और उनके आसपास किसी के पास भी यह सुनिश्चित करने का अधिकार नहीं था कि उनकी अंतिम संस्कार संबंधी इच्छाओं का वास्तव में पालन किया जाए। इससे सत्ता का शून्य उत्पन्न हो गया और सेना के शीर्ष जनरल पेरडिक्कास ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने एक विशाल अंत्येष्टि रथ बनवाने का आदेश दिया, जो इतना भव्य था कि यह संदेश दे सके कि साम्राज्य अभी भी अक्षुण्ण है। इतिहासकार डायोडोरस सिकलस ने इसका वर्णन करते हुए कहा कि यह 40 फुट लंबा लकड़ी का ढांचा था जो सोने की प्लेटों से ढका हुआ था। पन्ना जड़े कीलों से जुड़ा हुआ था और इसके ऊपर एक मंदिर के आकार की छत थी। यह बैंगनी रेशम से ढका हुआ था और सूर्य की रोशनी में चमकता था। यह इतना विशाल था कि इसे ले जाने के लिए 64 खच्चरों की आवश्यकता पड़ी। अंतिम संस्कार का जुलूस 322 ईसा पूर्व में शुष्क मौसम के अंत में बेबीलोन से निकला, जो मुश्किल से 2 मील प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन शव को केवल ले जाया ही नहीं जा रहा था, यह एक प्रतीक था। जो भी सिकंदर के अवशेषों के साथ अंतिम गंतव्य तक पहुंचता, वह उसका सच्चा उत्तराधिकारी होने का दावा कर सकता था। लेकिन काफिला उस रास्ते पर नहीं गया जहां उसे जाना था। यह मैसेडोनिया तक पहुंचा ही नहीं। शाही डायरियों के नए अध्ययन किए गए अंशों पर कैम्ब्रिज द्वारा 2024 में प्रकाशित एक टिप्पणी से पता चलता है कि कुछ अजीब घटना घटी थी। यात्रा वृत्तांत अचानक सिलिसिया क्षेत्र से दमिश्क के पास एक स्थान पर पहुंच जाते हैं। अगर योजना उत्तर की ओर जाने की थी तो वह चक्कर लगाना बिल्कुल निरर्थक था। लेकिन जब आपको पता चलता है कि सिकंदर के सबसे करीबी जनरलों में से एक और मिस्र के तत्कालीन गवर्नर टॉलेमी की एक योजना थी, तो यह पूरी तरह से समझ में आता है। वह डोर बंदरगाह पर सैनिकों और जहाजों के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। उसने शव यात्रा के जुलूस को मार्ग बदलने के लिए मना लिया। जो देखने में सैन्य सम्मान गार्ड जैसा लग रहा था, असल में वह एक अपहरण था। इसी एक घटना ने डायडोची के युद्धों की शुरुआत कर दी, जब सिकंदर के पूर्व सेनापतियों ने उसके साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन टॉलेमी का दांव कारगर साबित हुआ। स्वर्ण शव यात्रा को गाजा से होते हुए दक्षिण की ओर मोड़कर और फिर नील नदी के रास्ते मेम्फिस तक ले जाकर उसने खुद को सिकंदर द्वारा चुने गए संरक्षक के रूप में प्रस्तुत किया।
महज 10 साल बाद अलेक्जेंड्रिया के अभिलेखों में उसे सोटर यानी उद्धारकर्ता कहा जाने लगा था। कुछ समय बाद शव और सोने के ताबूत को एक बार फिर अलेक्जेंड्रिया ले जाया गया, जहां उसे सोमा नामक नए शाही मकबरे में रखा गया। वह मंदिर इतना भव्य बन गया कि उसके बाद के शासक कभी उसकी बराबरी नहीं कर पाए। इसी बीच सिवा स्थित मंदिर को पीछे छोड़ दिया गया। इस संरचना में अब भी ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि वहां एक मकबरा बनाने की योजना थी। पत्थर के चबूतरे पर निर्माण कार्य शुरू होने के निशान हैं, लेकिन वह कभी पूरा नहीं हुआ। गर्भगृह के पीछे एक संकरा गलियारा जमीन के अंदर की ओर जाता है, लेकिन इसकी पूरी तरह से खोजबीन कभी नहीं की गई है। 2023 से मिस्र के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष विज्ञान प्राधिकरण ने ड्रोन पर लगे लिडार का उपयोग करके क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है। फरवरी 2025 में उनके प्रमुख वैज्ञानिक ईमान घोनिम ने खुलासा किया कि उन्होंने सतह से लगभग 30 फीट नीचे 2 गुप्त कक्षों का पता लगाया है, एक गोलाकार और एक आयताकार, और दोनों मूल अनुष्ठानिक मार्ग के साथ संरेखित हैं। सदियों बाद सत्ता संघर्ष समाप्त हो गए हैं, लेकिन खोज जारी है, क्योंकि पुरातत्वविद सड़कों और पहाड़ियों के नीचे खुदाई कर रहे हैं ताकि इतिहास ने जो छिपाने की कोशिश की है उसे खोज सकें। सिकंदर के मकबरे की खोज। अलेक्जेंड्रिया के शलालत उद्यान में 15 खुदाई के मौसमों ने एक शांत शहरी पार्क को लकड़ी के रास्तों और गूंजते पानी के पंपों के भूल भुलैया में बदल दिया है। यह सब ग्रीक पुरातत्वविद कैलियोप लिम्नेयस पापा कोस्टा के कुशल नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने सबसे पहले 2009 में केवल एक हाथ से पकड़े जाने वाले मिट्टी स्कैनर का उपयोग करके खुदाई शुरू की थी। आज उनकी टीम पृथ्वी में कम वोल्टेज वाले विद्युत स्पंद भेजती है और इन संकेतों को ट्रक पर लगे म्यूऑन टोमोग्राफी उपकरण में भेजती है। ये उपकरण मिलकर नीचे दबी हुई चीजों, दीवारों, खाली कक्षों, गलियारों की धुंधली छवियां बनाते हैं जो वर्तमान सड़कों से लगभग 20 फीट नीचे हैं। ये गहराइयां हेलेनिस्टिक काल के दौरान अलेक्जेंड्रिया के शाही क्षेत्र की बनावट से मेल खाती हैं। फिर मार्च 2024 में उन अजीब और गरीब भूमिगत आकृतियों में से एक का अंततः फल मिला। एक सिरविहीन संगमरमर की मूर्ति एक ऐसी खाई से निकाली गई जो मुश्किल से एक दरवाजे के लिए पर्याप्त चौड़ी थी। मूर्ति वीर मुद्रा में थी। उसके कंधों पर लिपटा वस्त्र पिन से टिका हुआ था और माथे पर अलेक्जेंडर शैली के विशिष्ट बाल लहरा रहे थे। ग्रीक सिटी टाइम्स और न्यूज़वीक दोनों ने इस खोज पर रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें पापा कोस्टा की इस दबी हुई उम्मीद का जिक्र था कि मूर्ति का गायब हाथ कभी भाला पकड़े हुए था। ठीक एक महीने बाद उसी खाई के किनारे गुलाबी ग्रेनाइट के 3 स्तंभ दिखाई दिए। उनका आकार और बनावट सिकंदर के सार्वजनिक मकबरे के चारों ओर बने स्टोआ छलाखा के आयामों से मेल खाता था। इससे संकेत मिलता है कि आज की चहल पहल भरी डेनियल स्ट्रीट के नीचे कुछ बहुत बड़ा दफन है। खुदाई आसान नहीं है। गीली रेत और आधुनिक अपार्टमेंट इमारतें खुदाई की गहराई को सीमित करती हैं, लेकिन उन्हें बेसाल्ट से बनी एक जल निकासी सुरंग, असवान से आयातित हरे शिस्ट से बना एक औपचारिक कुंड और एक मेहराबदार गलियारे के अवशेष मिले हैं, जो अब जलस्तर से 1 मंजिल नीचे स्थित है। हर खोज इस सिद्धांत को बल देती है कि सिकंदर का मकबरा, या कम से कम उसके सम्मान में बनाया गया कोई स्मारक, अभी भी इन पेड़ों के नीचे मौजूद हो सकता है। फिर भी कोई ताबूत नहीं मिला है।
पापाकोस्टा ने चेतावनी दी है कि बुलडोजरों ने बहुत पहले ही इस महत्वपूर्ण स्थल को नष्ट कर दिया होगा। लेकिन हेलेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को 2024 में दी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी है। भूमिगत एक विशाल गुंबददार कक्ष से अभी भी एक मजबूत संकेत मिल रहा है। अब एकमात्र चुनौती यह है कि आसपास की इमारतों को गिराए बिना वहां तक कैसे पहुंचा जाए। पापाकोस्टा की टीम मिस्र के तट के नीचे खुदाई कर रही है। वहीं खोज का दूसरा प्रमुख मोर्चा लगभग 900 मील उत्तर पश्चिम में ग्रीस के एम्फिपोलिस में कास्ता टीले पर चल रहा है। इस विशाल दफन स्थल का पता 2012 में चला था। पूरा टीला 1600 फीट से अधिक लंबी संगमरमर की दीवार से घिरा हुआ है, जो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के किसी भी अन्य दफन स्थल में जोड़ है। प्रवेश द्वार पर आगंतुकों का स्वागत जीर्ण शीर्ण अवस्था में स्थित स्फिंक्स की मूर्तियों द्वारा किया जाता है। अंदर सैंडल पहने पैरों वाली 2-6 फीट ऊंची पत्थर की देवियों के बीच एक मार्ग है। फर्श पर बने एक विस्तृत मोज़ेक में पर्सेफोन के अपहरण को दर्शाया गया है, जो मृत्यु और पुनर्जन्म का प्रतीक है। जब 2015 में उत्खननकर्ता अंततः केंद्रीय गड्ढे तक पहुंचे तो उन्हें 5 लोगों की हड्डियां मिलीं। एक वृद्ध महिला, 2 वयस्क पुरुष, एक शिशु और एक दाह संस्कार किया हुआ व्यक्ति जिसका लिंग निर्धारित नहीं किया जा सका। इनमें से एक पुरुष की पसलियों पर तलवार के घाव थे, जो हिंसा का संकेत देते हैं, संभवतः राजनीतिक संघर्षों से संबंधित। सबसे बड़ा रहस्य यह था कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति सिकंदर से सीधे तौर पर संबंधित था। जनवरी 2024 में जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइंस रिपोर्ट्स ने हड्डियों और दांतों से प्राप्त प्राचीन डीएनए का विश्लेषण करने वाला एक अध्ययन प्रकाशित किया। इनमें से किसी भी व्यक्ति का मात्र डीएनए फिलिप द्वितीय, अरिडेयस या सिकंदर चतुर्थ से मेल नहीं खाता था, जिनकी वर्जीनिया में दफन होने की पुष्टि हो चुकी है। इससे यह संभावना कम हो जाती है कि एम्फिपोलिस टीला किसी शाही परिवार का मकबरा था। इसके बजाय मई 2025 में प्रकाशित नेक्सस नेटवर्क पत्रिका के एक शोध पत्र द्वारा समर्थित एक प्रचलित सिद्धांत यह है कि सिकंदर ने स्वयं अपने सबसे करीबी साथी हेफेस्टियन को श्रद्धांजलि के रूप में इस मकबरे का निर्माण कराया होगा। स्थल के लेजर स्कैन से पता चलता है कि समाधि कक्ष शीतकालीन संक्रांति पर सूर्य की पहली किरण के साथ पूरी तरह से संरेखित है। यह डिजाइन सूर्य के प्रतीकवाद से जुड़ा है, जिसे सिकंदर ने सिवा में स्थित ओरेकल से मिलने के बाद अपनाया था। ब्रह्मांडीय संरेखण पर यह जोर अलेक्जेंड्रिया द्वितीय में पाए गए तथ्यों से मेल खाता है। एम्फिपोलिस और अलेक्जेंड्रिया दोनों स्थल एक ऐसे शासक की ओर इशारा करते हैं जिन्होंने धर्म, रंगमंच और राजनीति को कुशलतापूर्वक मिश्रित किया। उन्होंने ऐसे स्थान बनाए जो केवल कब्रगाह नहीं थे, बल्कि विरासत और प्रकाश के प्रतीक थे। लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है। इनमें से किसी भी कब्र में सिकंदर का शव नहीं मिला है। यहां तक कि वर्जीनिया में भी, जहां 2025 में किए गए एक समीक्षा में एक्स-रे, हड्डियों के अध्ययन और घावों के विश्लेषण का उपयोग करके शाही दफन की पुष्टि की गई थी, वहां भी यही स्थिति बनी हुई है। मकबरा 1 में फिलिप द्वितीय का शव है। मकबरा 2 में एरिडियस का शव है। मकबरा 3 में युवा सिकंदर चतुर्थ का शव है। सिकंदर महान अभी भी लापता है। सन्नाटा गहराता जा रहा है। मिस्र में पापाकोस्टा के स्कैन से पता चलता है कि युद्ध के बाद बने कंक्रीट की मोटी परतों के नीचे एक छिपा हुआ कक्ष है। ग्रीस में
एम्फिपोलिस टीम लगातार नई कलाकृतियां खोज रही है, लेकिन उनमें से कोई भी सिकंदर की नहीं है। दोनों खुदाई स्थलों पर अत्याधुनिक उपकरणों, प्रतिरोधकता स्कैनर, म्यूऑनन डिटेक्टर, डिजिटल मॉडलिंग, सौर संरेखण सिमुलेशन का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन दोनों एक ही समस्या से जूझ रहे हैं। जिस एक व्यक्ति को खोजने की वे सभी आशा कर रहे हैं, उसका कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। अलेक्जेंड्रिया के प्रसिद्ध पुस्तकालय में 2025 में दिए गए एक व्याख्यान में पापा कोस्टा ने दोनों स्थलों की उपग्रह तस्वीरें दिखाईं, जिनमें से एक मिस्र के तट पर चमकता हुआ बिंदु था और दूसरा उत्तरी ग्रीस में। उन्होंने कहा, हम दर्पण प्रतिबिंब खोद रहे हैं। एक शहर ने अपना इतिहास कंक्रीट और समुद्री जल के नीचे दफना दिया है। दूसरे ने अपने रहस्यों को संगमरमर से ढक दिया। और बीच में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी तकनीक ने नहीं दिया है। जब तक अलेक्जेंड्रिया का वह कक्ष नहीं खुलता, या जब तक कोई यूनानी मकबरे के अंदर छिपी हुई कोई नामपट्टिका नहीं खोज लेता, तब तक यह रहस्य दो देशों और दो टीमों के बीच उलझा रहेगा, जो अपने सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रही हैं। लेकिन हर खोज, खुदाई और सफलता के बावजूद एक सवाल दफन नहीं हो पा रहा है। अगर वे सचमुच उसे ढूंढ लेते हैं तो क्या होगा? सिकंदर महान की कब्र का पता चलने का वैश्विक प्रभाव। अगर सिकंदर महान की कब्र कभी मिल जाती है और उसकी पुष्टि हो जाती है, तो यह सिर्फ कुछ इतिहास की किताबों को अपडेट करने तक सीमित नहीं रहेगा। इससे प्राचीन दुनिया को समझने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल जाएगा। यह सिर्फ 2000 साल से भी पहले मरे एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह इस बारे में है कि उसका अंतिम विश्राम स्थल क्या रहस्य उजागर कर सकता है। उन्हें कैसे दफनाया गया, लोगों ने उनका सम्मान कैसे किया, और विभिन्न साम्राज्यों द्वारा एक ही समय में मनुष्य और देवता माने जाने वाले इस व्यक्ति के आसपास किस प्रकार के अनुष्ठान किए गए। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई, जब उसने ग्रीस से लेकर भारत तक फैले एक साम्राज्य का निर्माण किया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह केवल उस साम्राज्य का पतन ही नहीं था। यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत थी जो सदियों तक कायम रहा। उनकी गुमशुदा कब्र ने इतिहास में इतना बड़ा खालीपन छोड़ दिया है कि आज उसे ढूंढने से सिर्फ कुछ सवालों के जवाब ही नहीं मिलेंगे। इससे हेलेनिस्टिक दुनिया के बारे में हमारी सारी जानकारी पूरी तरह से बदल सकती है। इतिहासकारों को सदियों की अटकलों की जगह आखिरकार ठोस सबूत मिल जाएंगे। लेकिन यह सिर्फ इतिहासकारों का सपना नहीं है। सिकंदर की विरासत आज भी दुनिया में महत्वपूर्ण है। ग्रीस, उत्तरी मैसेडोनिया, मिस्र और यहां तक कि ईरान भी उसकी कहानी के किसी न किसी हिस्से पर अपना दावा करते हैं। उन्हें राष्ट्रीय नायक, शक्ति का प्रतीक और यहां तक कि सांस्कृतिक हथियार के रूप में देखा जाता है। सैन्य विद्यालय उनकी रणनीति का अध्ययन करते हैं। उनका चेहरा आज भी मूर्तियों, पाठ्य पुस्तकों और राजनीतिक संदेशों में दिखाई देता है। अगर कोई उनकी कब्र खोज ले और इसे साबित कर दे, तो इस खोज का श्रेय किसे दिया जाए? इस पर कई देशों के बीच तीखी बहस छिड़ जाएगी और यह विवाद बेहद व्यक्तिगत होगा। फिर इसका धार्मिक पहलू भी है।